बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीफ जमील। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और वोल्टिक सेल के दरमियान में डिफरेंस। सबसे पहले ही देखें जी, इसमें जो फीचर है वो हमारे पास है कन्वर्जन का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्जन होनी है, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। while in case of the voltaic cell the chemical energy is converted into the electrical energy. That's why this is the spontaneous process. इलेक्ट्रोलिटिक सेल सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट पर मुश्तमिल होगा, उसी में एनोड और उसी में कैथोड होंगे, जबकि ये दो कंपार्टमेंट्स में हो सकता है। हाफ सेल इसका एनोड कहलाता है, हाफ सेल कंपार्टमेंट, और हाफ सेल जो है वो इसका कैथोड कंपार्टमेंट कहलाता है। इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, और ये आप लोगों ने नोट रखनी है कि कैथोड इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं बैटरी के, और इसमें पॉजिटिव होगा एनोड। यहाँ पर जो कैथोड होगा पॉजिटिव होगा और जो एनोड होगा नेगेटिव होगा। इसकी डिस्कशन आगे जाके मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जबकि यहाँ सॉल्ट ब्रिज होता है। इनकी एग्जांपल देखें तो डाउन सेल है जी, नेल्सन सेल है, यहाँ पे निकल कैडमियम बैटरी है, ये डैनियल सेल है, यानी जिंक कॉपर सेल। इनके डायग्राम्स की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एक, और ये हमारे पास एक वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल है। ये डैनियल सेल की एग्जांपल है। ये जो डैनियल सेल है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट कंपार्टमेंट जो है वो एनोड का है, और उसको डिप किया हुआ है एनोलाइट में, यानी कि ये जिंक सल्फेट में। जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले ये लिखते हैं जिंक सॉलिड फॉर्म में, और ऑब्लिक रिप्रेजेंट करती है नेक्स्ट फेज को, ये हमारे पास है जिंक सल्फेट, और ये कितने मोलर है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1 मोलर। इसके बाद आप देखें तो ये सॉल्ट ब्रिज आता है, तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज को या पार्टीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्लैश जो है वो दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम कहाँ आते हैं, ये कॉपर सल्फेट में आ जाता है, तो फिर हम कैथोलाइट लिखते हैं, यानी कैथोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड है वो कैथोलाइट है, और उसके बाद है कैथोड दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की। ये हमारे पास बैटरीज के साथ कनेक्टेड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पर यह मसला होता है कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, जिंक आयंस बन के निकल जाते हैं यहाँ पर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ जाता है, और इस वजह से इस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये वाला जो है एनोड, ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर जो एनोड है वो आप देखें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ, तो ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये मेजर डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं जी कुछ एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following statement is not correct about the galvanic cell? Anode is negatively charged. Reduction occurs at anode. Cathode is positively charged. Reduction occurs at cathode. अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रोड हो, फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो ये बात ये इनकरेक्ट है कि रिडक्शन एट एनोड ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट किस पर मुश्तमिल होता है, फ्री आयंस पर मुश्तमिल होता है, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ड्यू टू फ्री आयंस। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखें, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन द टू हाफ सेल्स, देन द वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप टू जीरो, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जो है इसके 3 मेजर रोल हैं। सॉल्ट ब्रिज ने 3 मेजर रोल परफॉर्म करने हैं। नंबर 1, एक तो कनेक्शन रखना है इसने बिटवीन द सेल्स, ये है कनेक्शन बिटवीन सेल्स, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये मेंटेन रखता है न्यूट्रलिटी, मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल रखेगा क्योंकि आयंस की ट्रांसफर करता है, ये मेंटेन द न्यूट्रलिटी।
अच्छा, जब ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा तो इसका मतलब ये मेंटेन करेगा वोल्टेज को भी। तो ये हमारे पास ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वोल्टेज जो है इसको भी मेंटेन करेगा। तो ये 3 पॉइंट जो है सॉल्ट ब्रिज के बड़े इंपॉर्टेंट हमने याद रखने, और इसीलिए हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज ना हो तो फिर डेफिनेटली ड्रॉप टू जीरो हो सकता है ये पॉइंट। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एनोड पर होगी, तो इसलिए बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। Zinc tends to lose electron more radially than copper. So in Voltaic cell, zinc takes on charge relative to copper. जिंक जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर लेता है। ये मैंने आपको बात अभी बता दी थी कि जिंक इलेक्ट्रोड है, सपोज कर लें तो ये जिंक आयंस जब बनाएगा सोल्यूशन में आएगा और ये आयंस बनाएगा, ये जिंक सल्फेट यहाँ पे मौजूद है, तो ये जिंक आयंस बना के अपने इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगा। जब इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इसलिए बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को मोल्टन फॉर्म में हम जो है बड़े इजीली इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इसमें एनोड जो है ग्रेफाइट का होता है, ये लार्ज एनोड है। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ रखा है कि लार्ज एनोड ये होता है, और यहाँ ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ से क्लोरीन एक डूम के जरिए यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से जो सोडियम कलेक्ट होता है वो सारा का सारा यहाँ पर हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसी तरह से दो बाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एक सोडियम मेटल की फॉर्म में और एक क्लोरीन गैस की फॉर्म में। और ये बहुत इजी प्रोसेस है और इसमें 99.9% जो है वो प्योर सोडियम हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री आयंस या एटम सोडियम एंड क्लोराइड। तो आपको पता है कंडक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में किस वजह से होती है, फ्री आयंस की वजह से होती है। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसको हम क्या नाम देते हैं, NaOH का नाम देते हैं, इज ऑब्टेन्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। ये कास्टिक सोडा किससे मिलेगा, सोडियम सल्फेट से नहीं मिलेगा, नाइट्रेट से नहीं मिलेगा, इनसे नहीं मिलना इसमें। ये कहाँ से मिलेगा, ब्राइन से मिलेगा। ब्राइन यानी NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन की बात करें तो कास्टिक सोडा में हमने एक्वस सॉल्यूशन डाला हुआ होता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखें कि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो कंसंट्रेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में। इसने Na पॉजिटिव बनाना है और Cl नेगेटिव बनाना है। अगर तो ये डाइल्यूट होता, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको, क्लोरीन और उसके बाद हाइड्रोजन, ये इसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको। और उसके बाद NaOH जो है वो अलग हमारे पास अलग हो जाता है। अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में होता तो जहाँ क्लोरीन है यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा होता। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि जब NaCl कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन। लेकिन अगर NaCl डाइल्यूट होगा इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ हमें मिलेगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इट वुड बी बेसिकली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, किसी भी इम्प्योर मेटल को अगर हमने प्योरीफाई करना है तो इम्प्योर मेटल को हमेशा क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। सपोज कर लें ये हमारे पास है प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल है, ये हमारे पास है कॉपर, लेकिन ये इम्प्योर फॉर्म में है। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व किया, दिस इज CuSO4, यहाँ हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। ये हमारे पास जो होती है प्योर कॉपर है, दिस इज द प्योर कॉपर। ठीक है जी। अब क्या होगा कि कॉपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है जी, ये हमने आगे इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर कॉपर आयंस की सूरत में आएगा और यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से इम्प्योर कॉपर यहाँ से निकला और प्योर कॉपर के ऊपर जाके यहाँ पर प्लेटिंग हो गई इसकी। तो इस तरह से हम ये कॉपर को प्योरीफाई कर लेते हैं।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी यही रूल है कि जिस मेटल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हमेशा एनोड बनाते हैं। जैसे ये सिल्वर है, कॉपर है, निकल प्लेटिंग करवाते हैं, ये तमाम एनोड बनेंगे। और जिस आर्टिकल के ऊपर हमने ये करवानी है प्लेटिंग उसको हम कैथोड बना देते हैं। तो आप देखें कि यहाँ से सिल्वर है, सपोज कर लें सिल्वर को हमने सिल्वर के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट बनाया। ये हमारे पास कोई भी आर्टिकल है, सपोज कर लें ये हमारे पास कैथोड है। अब क्या होगा कि सिल्वर आइंस यहाँ पर आएंगे, सिल्वर आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस तरह से प्लेटिंग हो जाएगी ये सारी की सारी। ठीक है, तो ये चाहे प्योरिफिकेशन हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसका रूल एक ही रहेगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एनोड बनाते हैं और कैथोड किसी भी रिएक्टिव मेटल को बना देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा या क्रोमिक एसिड होता है, जैसे HClO4 है। अच्छा, ये बना देते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट। इसमें होगा क्या, एल्यूमिनियम आपको पता है कि एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीडेशन करता है एल्यूमिनियम के ऊपर एक कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है, दिस इज द लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इसको फर्दर अटैक से रोकती है, ये एनोडाइजिंग कहलाता है। क्योंकि हम एल्यूमिनियम का एनोड बना रहे हैं इसलिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम ये कहलाएगा। सो दिस इज एंड अबाउट द डिस्कशन। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात आ गई और ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिए। कुछ MCQs को हम फाइनल गाइज करते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट, जब रिडक्शन की बात आई तो अंडरस्टूड बात है कि कैथोड पर होगी रिडक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल या केमिकल इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल या इलेक्ट्रिकल इनटू कन्वर्टेड टू हीट। तो हमने ये बात पढ़ ली है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल में। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, ये हमने याद रखने हैं कि जब मोल्टन फॉर्म में होगा तो कैथोड पे कैटाइन और एनोड पे एनाइन मिलता जाएगा। जैसे ये मोल्टन फॉर्म में है, बहुत आसान है। लेकिन जब एक्वस फॉर्म में होगा तो मैंने ये आपको पीछे क्लोरीन और इसके बारे में बता दिया। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कॉपर है कि जो एलिमेंट बिलो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, हाइड्रोजन से बिलो होगा, वो हमेशा पहले ऑब्टेन होगा, उसकी रिडक्शन होगी कैथोड पे, वो मिलेगा। जैसे कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। NaCl के केस में हाइड्रोजन मिल रहा है क्योंकि सोडियम इज अबव यहाँ पर मौजूद है, तो हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से बिलो होगा उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और वो इसके ऊपर कैथोड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से जहाँ आपको लार्ज एनाइन नजर आए, जैसे सल्फेट्स हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं, ये कभी भी ना आपको ऑक्सीडाइज होते नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर हमेशा जहाँ पर ये होगा वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे आप इस नाइट्रेट को देखें तो यहाँ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप इस सल्फेट को देखें तो यहाँ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। ये हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की एग्जांपल ऑलरेडी स्टडी करा है, प्लेटिंग में भी और कॉपर सल्फेट की प्योरिफिकेशन में भी। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। So that's the end of the discussion जी। Thank you very much। अल्लाह हाफिज़।